गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर मृणाली चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। आज इसके द्वितीय भाग में हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हमने साइट्स ऑफ वाटर लॉस के बारे में जाना था, अर्थात पादपों में किन किन स्थानों से जल की हानि होती है। जल वाष्प के रूप में पादपों से जल की हानि को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। 80 से 90% तक ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा दो द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे हुई संरचना होती है। इन गार्ड सेल्स में जल के प्रवेश करने पर यह गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में स्टोमेटा खुल जाते हैं। परंतु यदि स्टोमेटा से जल की हानि होती है तो ऐसी स्थिति में गार्ड सेल्स टर्जिड नहीं रहती और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा का यह बंद होना और खुलना जल की गति पर निर्भर करता है, परंतु स्टोमेटा के गार्ड सेल्स की यह टर्जिड अवस्था में परिवर्तन किस कारणों से होता है, इसको समझाने के लिए विभिन्न थ्योरीज दी गई थी। इन्हें हम क्लासिकल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, परंतु सर्वाधिक मान्य सिद्धांत पोटेशियम पंप एंड प्रोटॉन सिक्रीशन थ्योरी है, जो कि मॉडर्न थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। प्रथम हम क्लासिकल कंसेप्ट का अध्ययन करते हैं। यह क्लासिकल कंसेप्ट G.W. स्कॉट द्वारा दिया गया था। यह सामान्यतः देखा गया है कि सूर्य के प्रकाश में स्टोमेटा खुल जाते हैं और उनसे विभिन्न गैसीय विनिमय व ट्रांसपरेशन की प्रक्रिया होती है, परंतु अंधकार में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति के कारण स्टोमेटा के खुलने की प्रक्रिया को फोटो एक्टिव ओपनिंग या प्रकाश प्रेरित स्टोमेटा का खुलना कहा जाता है। अतः क्लासिकल कंसेप्ट इसी फोटो एक्टिव ओपनिंग को समझाने के लिए दिया गया कंसेप्ट था। प्रकाश की उपस्थिति में पादप की विभिन्न कोशिकाएं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करती हैं। अतः यह माना गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रंध्रों के खुलने को प्रेरित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। क्लासिकल कंसेप्ट को समझें तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश स्टोमेटा की सेल्स पर पड़ता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से इन स्टोमेटा को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड सब स्टोमेटल कैविटी में भरी हुई गैस से प्राप्त होती है और स्टोमेटा व उसके आसपास के क्षेत्र से धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने लग जाती है। इस कमी के कारण गार्ड सेल्स का पीएच बढ़ने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड के बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। अतः इन कार्बनिक एसिड्स के विघटन से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और इस कारण से कोशिका का पीएच धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। कोशिका के पीएच बढ़ने के कारण स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हो जाता है और इस कारण से गार्ड सेल्स में उपस्थित स्टार्च धीरे धीरे शुगर में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इस संपूर्ण प्रक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति के कारण CO2 का कंजम्पशन हुआ, जिसके कारण पीएच में गार्ड सेल्स के पीएच में वृद्धि हुई और फॉस्फोराइलेज एंजाइम के एक्टिवेट होने के कारण स्टार्च का शुगर्स में कन्वर्जन हो गया
और गार्ड सेल्स में शुगर की मात्रा बढ़ गई। गार्ड सेल में शुगर की मात्रा बढ़ने के कारण उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा और इस कारण से पास स्थित सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स के अंदर जल प्रवेश करने लगेगा। गार्ड सेल्स में जल के प्रवेश करने के कारण स्फीत अवस्था प्राप्त होती है और इस कारण से रंध्र खुल जाते हैं। इस प्रकार से क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार प्रकाश फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रेरित करके कार्बन डाइऑक्साइड के कंजम्पशन को इंक्रीज करता है, जिस कारण से गार्ड कोशिका में शुगर्स की अधिकता हो जाने के कारण गार्ड सेल्स के अंदर जल का प्रवेश होता है और गार्ड सेल्स स्फीत अवस्था प्राप्त करती हैं। इस कारण से स्टोमेटा या रंध्र खुल जाते हैं। अतः क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार प्रकाश की उपस्थिति में द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल्स में शुगर्स की सांद्रता बढ़ने के कारण गार्ड सेल्स टर्जिड अवस्था प्राप्त करती हैं और इस कारण से रंध्र खुल जाते हैं। इसके विपरीत अंधकार में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, अर्थात सूर्यास्त के बाद फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है और ऐसी स्थिति में कोशिकाओं में CO2 का कंजम्पशन या कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन भी रुक जाता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण कोशिका में अम्लों का या कार्बनिक एसिड्स का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर के कार्बनिक अम्लों का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त अन्य ऑर्गेनिक एसिड्स का भी फॉर्मेशन प्रारंभ होता है, जिसके कारण से कोशिका का या गार्ड सेल्स का pH कम हो जाता है। pH कम हो जाने के कारण फॉस्फोराइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च का अब शुगर्स में कन्वर्जन नहीं होता, बल्कि प्रक्रिया विपरीत दिशा में चलती है और स्टार्च का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। शुगर्स का स्टार्च में कन्वर्जन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण द्वार कोशिका का वाटर पोटेंशियल पुनः बढ़ जाता है और इस कारण से द्वार कोशिकाओं से जल सब्सिडरी सेल्स में प्रवेश करता है। एक्सॉस्मोसिस की प्रक्रिया होती है और द्वार कोशिकाएं अपनी टर्जिड अवस्था को खो देती हैं। द्वार कोशिकाओं के टर्जिड अवस्था के खो जाने के कारण या टर्जिडिटी समाप्त हो जाने के कारण रंध्र पुनः बंद हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकाश में स्टोमेटा का खुलना क्लासिकल थ्योरी के अनुसार शुगर्स की कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स में बढ़ने के कारण होता है, जबकि गार्ड सेल्स में शुगर्स की कंसंट्रेशन कम हो जाने के कारण एवं उनका स्टार्च में कन्वर्जन हो जाने के कारण अंधकार में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अर्थात द्वार कोशिकाओं का खुलना एवं बंद होना स्टार्च और शुगर के इंटर कन्वर्जन पर निर्भर करता है। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र के खुलने को विभिन्न तथ्यों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। पहला, यदि कोशिकाओं का pH आर्टिफिशियली इंक्रीज किया जा सके, अमोनिया इसके लिए प्रयोग की जा सकती है। इसके प्रयोग के द्वारा कोशिका का pH इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्टोमेटा खुल जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। अर्थात pH के परिवर्तन के द्वारा रंध्रों का खुलना नियंत्रित होता है। दूसरा, यदि CO2 की कंसंट्रेशन सामान्य कंसंट्रेशन जो वातावरण में है वह 300 ppm है, इससे कम कर दी जाए अर्थात 100 ppm तक कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में CO2 की कंसंट्रेशन कम होने पर स्टोमेटा खुल जाते हैं।
लेकिन यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज करके 300 ppm कर दी जाए, अर्थात सामान्य एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन के बराबर CO2 की कंसंट्रेशन स्टोमेटल सेल्स के लिए कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, अर्थात CO2 की कंसंट्रेशन के द्वारा ही स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना नियंत्रित हो रहा है। तीसरा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम, जो कि स्टार्च और शुगर के इंटरकन्वर्जन से संबंधित एंजाइम है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च का ग्लूकोज में परिवर्तन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। माध्यम का pH 7 होने पर फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्रिया करके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं, परंतु यदि pH 7 से कम अर्थात 5 तक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रक्रिया विपरीत दिशा में चलने लगती है, अर्थात शुगर या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का पुनः स्टार्च और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्जन हो जाता है। अर्थात फॉस्फोराइलेज एंजाइम की क्रिया अर्थात शुगर एवं स्टार्च का कन्वर्जन pH पर निर्भर करता है। साथ ही जब पौधों में जल अभाव की स्थिति होती है या पत्तियां में विल्टिंग की अवस्था आने लग जाती है, तब ऐसी स्थिति में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और इन स्टोमेटा के बंद होने के साथ ही पत्तियों में स्टार्च एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। स्टोमेटा के बंद होने पर स्टार्च का एक्यूमुलेशन क्लासिकल कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। इस प्रकार इन 4 तथ्यों में हम देखते हैं कि pH के परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के परिवर्तन के अनुसार फॉस्फोराइलेज एंजाइम की क्रिया में परिवर्तन आता है और इस कारण से शुगर्स की कंसंट्रेशन में परिवर्तन होने के कारण स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना निर्धारित होता है। क्लासिकल कंसेप्ट यद्यपि शुगर्स के बेसिस पर स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने को समझा रहा है एवं काफ़ी समय तक मान्य रहा, परंतु कुछ ऑब्जेक्शंस इसके अगेंस्ट रहे या कुछ तथ्यों को समझाने में विफल भी रहा, क्योंकि कुछ पादपों में स्टार्च और ग्लूकोज का इंटरकन्वर्जन नहीं होता है। अतः ऐसे पादपों में गार्ड सेल्स के टर्जिड एवं फ्लैसिड होने की प्रक्रिया या स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को क्लासिकल थ्योरी के द्वारा नहीं समझाया जा सकता था। दूसरा, एक बीजपत्री पादपों में गार्ड सेल्स में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब क्योंकि एक बीजपत्री पादपों में गार्ड सेल्स में स्टार्च बन ही नहीं रहा, तो स्टार्च और ग्लूकोज का इंटरकन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अगेन एक बीजपत्री पादपों में स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने को भी क्लासिकल थ्योरी द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। थर्ड, टोबैको का प्लांट या तंबाकू का प्लांट। इस प्लांट में स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना वास्तव में ग्लाइकोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है, अगेन स्टार्च शुगर कन्वर्जन पर निर्भर नहीं है। अतः क्लासिकल थ्योरी टोबैको प्लांट में भी स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने को समझाने में सक्षम नहीं रही। फोर्थ पॉइंट जो क्लासिकल थ्योरी के अगेंस्ट रहता है वह यह है कि स्टोमेटा का लाइट के साथ खुलना और अंधकार में बंद होना बहुत तीव्र गति से होता है, जबकि पादपों में फोटोसिंथेसिस द्वारा CO2 का कंजम्पशन उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता है। फोटोसिंथेसिस में CO2 का कंजम्पशन धीमी गति से होता है, जबकि स्टोमेटा प्रकाश की उपस्थिति में बहुत जल्दी खुलते हैं। अतः CO2 के कंजम्पशन की रेट और स्टोमेटा के ओपनिंग की रेट आपस में
कोरिलेट नहीं हो पाती और इस कारण से फोटोसिंथेसिस के द्वारा CO2 का कंजम्पशन, जो कि क्लासिकल कंसेप्ट का मेन पॉइंट था, यह स्टोमेटा के ओपनिंग एवं क्लोजिंग की जो तीव्र रेस्पॉन्स है उसे नहीं समझा पा रहा था। अतः यह कुछ ऑब्जेक्शंस क्लासिकल कंसेप्ट के विरोध में रहे। इस प्रकार से क्लासिकल कंसेप्ट द्वारा सभी पादपों में स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने को नहीं समझाया जा सकता था। नेक्स्ट कंसेप्ट या मॉडर्न कंसेप्ट, जिसे पोटेशियम पंप एंड प्रोटॉन सिक्रीशन थ्योरी कहते हैं, यह सिद्धांत जापानीज साइंटिस्ट इमामुरा एवं फिजिनो द्वारा 1959 में दिया गया था। यह पाया गया कि स्टोमेटा के खुलने के साथ ही बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर प्रवेश करते हैं। इमामुरा एवं फिजिनो ने पोटेशियम आयंस के मूवमेंट के आधार पर गार्ड सेल्स के खुलने एवं बंद होने को समझाया। इस सिद्धांत को निम्न तथ्यों के आधार पर सपोर्ट प्राप्त हुआ। पहला, CO2 फ्री एयर में अर्थात CO2 की अनुपस्थिति में भी पोटेशियम आयंस के कोशिका में या गार्ड सेल में प्रवेश करने पर लाइट के रिस्पॉन्स में स्टोमेटा खुल जाते हैं। अर्थात यदि CO2 उपलब्ध नहीं कराई जाए तो भी कोशिका में पोटेशियम आयन के प्रवेश के कारण प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा खुल जाते हैं। अर्थात CO2 स्टोमेटा के खुलने के लिए अनिवार्य नहीं होती। दूसरा, स्टोमेटा के खुलने के साथ ही गार्ड सेल्स की एडजेसेंट सेल्स या आसपास की कोशिकाएं, विशेषकर सब्सिडरी सेल्स से पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। गार्ड सेल्स का खुलना एवं पोटेशियम आयंस का गार्ड सेल्स में प्रवेश करना आपस में संबंधित रहता है। अर्थात पोटेशियम आयन के प्रवेश के साथ ही गार्ड सेल्स खुलती हैं। ऐसा कई पादपों में देखा गया। तीसरा, यदि लीव्स को KCl के सॉल्यूशन पे फ्लोट करा दिया जाता है तो भी स्टोमेटा लाइट के रिस्पॉन्स में खुल जाते हैं और गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन एकत्रित हो जाते हैं। इन तीनों तथ्यों से स्पष्ट था कि प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा का खुलना पोटेशियम आयन से संबंधित था। इस सिद्धांत के द्वारा स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना इस प्रकार से गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयंस के इन्फ्लक्स पर निर्भर है। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में गार्ड सेल्स के अंदर सब्सिडरी सेल्स से पोटेशियम आयंस का अत्यधिक मात्रा में प्रवेश होता है या पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स होता है। इस कारण से गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है। गार्ड सेल्स के ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ने के कारण गार्ड सेल्स में सब्सिडरी सेल्स से जल का प्रवेश होगा, अर्थात एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर होगा, जिसके कारण से गार्ड सेल्स स्फीत अवस्था प्राप्त करेंगी और स्टोमेटा खुल जाते हैं। अर्थात स्टोमेटा का खुलना पोटेशियम इन्फ्लक्स पर निर्भर करता है, न कि स्टार्च के शुगर में कन्वर्जन पर। इसी प्रकार अंधकार में या डार्क होने पर पोटेशियम आयन पुनः गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स में प्रवेश करेंगे, गार्ड सेल से बाहर सब्सिडरी सेल्स में चले जाएंगे। इसे इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस कहेंगे, पोटेशियम आयन का बाहर की ओर निकलना। और इफ्लक्स के कारण ऑस्मोटिक पोटेंशियल गार्ड सेल्स का यह कम हो जाएगा
ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होने के कारण गार्ड सेल से जल पुनः सब्सिडरी सेल्स में प्रवेश करेगा, अर्थात एक्सऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगा, और इस कारण से गार्ड सेल अपनी टर्जिड अवस्था को खो देंगी, उनकी टर्गर डिक्रीज होगा और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। अर्थात अब स्टोमेटा का खुलना गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयंस के प्रवेश पर निर्भर करता है, जबकि स्टोमेटा का बंद होना गार्ड सेल्स से पोटेशियम आयन के बाहर की ओर जाने पर या इफ्लक्स पर निर्भर करता है। यह देखा गया कि स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने पे पोटेशियम आयंस का रोल स्पेसिफिक रहता है, अर्थात अन्य मोनोवैलेंट आयन जैसे सोडियम आयन इस प्रकार की गति या स्टोमेटा के खुलने की प्रक्रिया को प्रेरित नहीं कर पाते, अर्थात पोटेशियम आयन का रोल स्टोमेटा ओपनिंग में स्पेसिफिक रहता है। साथ ही गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन का प्रवेश यह एटीपी के द्वारा मीडिएटेड है, अर्थात गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन के प्रवेश के लिए एटीपी का उपभोग किया जाता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह एटीपी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अथवा माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण अथवा श्वसन के द्वारा एटीपी उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि पोटेशियम आयन के इन्फ्लक्स को मीडिएट करते हैं। विभिन्न रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स जैसे एजाइड, साइनाइड या 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल यह एटीपी के प्रोडक्शन को रोक देते हैं, अतः विभिन्न रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स की उपस्थिति में स्टोमेटा का खुलना संभव नहीं हो पाता है। इन तथ्यों के द्वारा जो बातें सामने आती हैं वह यह कि पोटेशियम आयन स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने के लिए स्पेसिफिक हैं। इनके गार्ड कोशिकाओं में प्रवेश करने पर स्टोमेटा खुल जाते हैं। पोटेशियम आयन के प्रवेश के लिए एटीपी आवश्यक है, जो कि फोटोसिंथेसिस अथवा रेस्पिरेशन से प्राप्त हो सकते हैं। इस कंसेप्ट के अनुसार स्टोमेटा के खुलने की संपूर्ण प्रक्रिया को इस प्रकार से समझा सकते हैं। स्टोमेटा के बंद होने पर इनमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके द्वारा स्टार्च को फॉस्फोइनोल पायरुवेट या पैप में परिवर्तित किया जाता है। यह पैप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर विभिन्न ऑर्गेनिक अम्लों का निर्माण करता है, जिनमें मैलिक एसिड सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड होता है। यह मैलिक एसिड गार्ड सेल्स के वैक्यूल्स में या सेल सेप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैलिक एसिड से प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन आयनों को गार्ड सेल्स से सब्सिडरी सेल्स में भेज दिया जाता है। गार्ड सेल से हाइड्रोजन आयंस के सब्सिडरी सेल्स में जाने के कारण गार्ड सेल का पीएच बढ़ जाता है। इन हाइड्रोजन आयनों के स्थान पर सब्सिडरी सेल्स से पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से आयनिक बैलेंस बना रहता है। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए सब्सिडरी सेल से कई पादपों में क्लोराइड आयन भी गार्ड सेल्स में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन आयनों के स्थान पर गार्ड सेल में पोटेशियम आयनों का प्रवेश होता है। पोटेशियम आयनों के गार्ड सेल्स में प्रवेश के कारण इनका ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है और इस कारण जल गार्ड सेल्स में प्रवेश करता है, वह स्फीत अवस्था प्राप्त करते हैं और स्टोमेटा खुल जाते हैं। इस प्रकार मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार पोटेशियम आयनों के गार्ड सेल्स में प्रवेश के कारण स्फीत अवस्था प्राप्त होती है, न कि स्टार्च एवं शुगर कन्वर्शन के द्वारा। साथ ही हाइड्रोजन आयन के गार्ड सेल से बाहर निकलने के कारण गार्ड सेल्स का पीएच बढ़ता है। वह ऑर्गेनिक एसिड्स के निर्माण में प्रयुक्त हो जाने के कारण
गार्ड सेल्स के आसपास के क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में कमी आती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार प्रकाश की उपस्थिति में गार्ड सेल्स में CO2 का कंजम्पशन होता है। फोटोसिंथेसिस में CO2 के कंजम्पशन होने के कारण गार्ड सेल्स में विभिन्न ऑर्गेनिक एसिड्स का डिकार्बोक्सिलेशन होगा। डिकार्बोक्सिलेशन क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स का विघटन हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, इस कारण से एसिड्स के खत्म होने के कारण गार्ड सेल्स का pH बढ़ जाता है, जिसके कारण फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिवेट होता है और स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से शुगर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार इस कन्वर्शन के कारण गार्ड सेल्स के पोटेंशियल में परिवर्तन आता है और जल गार्ड सेल्स में प्रवेश करता है। परंतु मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार इस कन्वर्शन के कारण गार्ड सेल्स के पोटेंशियल में पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, जो कि गार्ड सेल्स की स्फीत अवस्था में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही फोटोसिंथेसिस के कारण गार्ड सेल्स में जो CO2 फिक्सेशन होता है, उससे बनने वाली शुगर्स भी ऑस्मोटिक पोटेंशियल को पर्याप्त मात्रा में परिवर्तित नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया जो होती है वह मैलिक एसिड का प्रोडक्शन है। मैलिक एसिड के निर्माण के कारण हाइड्रोजन आयंस प्राप्त होते हैं और इन हाइड्रोजन आयंस के स्थान पर पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयंस का प्रवेश होता है। दूसरा, लाइट के कारण जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में फोटोफॉस्फोराइलेशन द्वारा ATP का फॉर्मेशन होगा। यह ATP जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से बन रहे हैं, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन के एक्सचेंज में कार्यरत हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में बनने वाली ATP के द्वारा हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज संभव हो पाता है। साथ ही रेस्पिरेशन में भी जो ATP बनते हैं, वह ATP भी इस एक्सचेंज को प्रेरित करते हैं। अर्थात लाइट ATP उपलब्ध करा करके हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन के एक्सचेंज को प्रेरित करती है। अब क्योंकि ATP के द्वारा हाइड्रोजन और पोटेशियम एक्सचेंज हुआ है, हाइड्रोजन आयन मैलिक एसिड से प्राप्त हुए हैं और पोटेशियम आयन सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स में प्रवेश करते हैं। पोटेशियम आयंस के गार्ड सेल्स में प्रवेश के कारण गार्ड सेल्स का वाटर पोटेंशियल और अधिक कमी आ जाती है और जल ऑस्मोसिस के द्वारा सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स में प्रवेश करता है। टर्जिडिटी गार्ड सेल्स की बढ़ जाती है और इसके कारण स्टोमेटा खुल जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यद्यपि गार्ड सेल्स में लाइट की उपस्थिति में स्टार्च शुगर कन्वर्जन होता है, परंतु यह कन्वर्जन स्टोमेटा के खुलने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयंस के प्रवेश के कारण पोटेंशियल में इतना परिवर्तन आता है जिसके कारण गार्ड सेल्स के अंदर जल प्रवेश करता है और गार्ड सेल्स अपनी स्फीत अवस्था को प्राप्त करती हैं, जिसके कारण स्टोमेटा खुल जाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि प्लांट्स में प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा का खुलना एवं अंधकार में बंद होना किस प्रकार से संपन्न होता है, परंतु कुछ प्लांट्स में इसके विपरीत स्टोमेटा अंधकार में खुलते हैं एवं प्रकाश में बंद हो जाते हैं। अंधकार में स्टोमेटा का खुलना स्कोटो
एक्टिव ओपनिंग कहा जाता है। स्कोटो एक्टिव ओपनिंग को सर्वप्रथम निषेधा द्वारा समझाया गया था। इस प्रकार की ओपनिंग अर्थात अंधकार में स्टोमेटा का खुलना कैन प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। यह अधिकतर प्लांट सक्लेंट्स होते हैं या मांसलोद्भिद प्लांट्स होते हैं जो कि मरुद्भिदीय कंडीशंस में पाए जाते हैं। मरुद्भिदीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश अत्यधिक तीव्र होता है तथा जल की उपलब्धता कम होती है, अतः विभिन्न मांसलोद्भिद पादपों में जल संरक्षण के लिए विशेष प्रकार का मैकेनिज्म पाया जाता है जिसे स्कोटो एक्टिव ओपनिंग कहते हैं। अत्यधिक तीव्र प्रकाश होने के कारण दिन के समय जल को संरक्षित करने के लिए इन पादपों के स्टोमेटा बंद रहते हैं तथा रात्रि के समय तापमान कम होने पर यह स्टोमेटा गैसीय विनिमय के लिए खुल जाते हैं। यह प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में सूर्य के प्रकाश में संपन्न करते हैं, जबकि गैसीय विनिमय की प्रक्रिया रात्रि के समय स्टोमेटा के खुलने पर संपन्न होती है। यह पाया गया है कि पादपों में कोशिकाओं के सेल सेट का पीएच दिन के समय अत्यधिक कम होता है तथा शाम के समय इनका पीएच बढ़ जाता है। कोशिकाओं के पीएच में इस प्रकार से होने वाले परिवर्तन को डायर्नल एसिड साइकिल कहा जाता है। रेडियोएक्टिव कार्बन 14 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से पाया गया कि रात्रि के समय इन पादपों में CO2 का फिक्सेशन मैलेट के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से इन स्कोटो एक्टिव प्लांट्स में स्टोमेटा रात्रि के समय खुलते हैं तथा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोशिकाओं में प्रवेश करती है। स्टार्च के विघटन के द्वारा पाइरूवेट का निर्माण किया जाता है तथा यह पाइरूवेट रात्रि में कोशिकाओं में प्रवेश की हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के मैलिक एसिड का निर्माण करता है तथा यह मैलिक एसिड वैक्यूल्स में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस मैलिक एसिड के कारण वैक्यूल्स का पीएच कम हो जाता है, परंतु मैलिक एसिड के वैक्यूल में या सेल सेप में ट्रांसफ़र किए जाने के कारण साइटोप्लाज्म का पीएच नियत बना रहता है। इस प्रकार रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड का मैलिक एसिड या मैलेट के रूप में फिक्सेशन कर दिया जाता है। रात्रि के समय यह मैलेट अत्यधिक मात्रा में निर्मित होता है और कोशिकाओं के वैक्यूल्स में एकत्रित हो जाता है। प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कोशिका में प्रवेश संभव नहीं हो पाता, परंतु दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और ऐसी स्थिति में मैलेट के रूप में वैक्यूल्स में फिक्स की गई कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में प्रयोग किया जाता है। वैक्यूल्स में उपस्थित मैलेट को साइटोप्लाज्म में पुनः ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके कारण वैक्यूल्स का पीएच पुनः सामान्य हो जाता है और साइटोप्लाज्म में प्रवेश किया गया मैलेट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करके पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की केल्विन साइकिल में प्रवेश करके स्टार्च का निर्माण करती है। मैलेट के डीकार्बोक्सिलेशन से बना पाइरूवेट भी स्टार्च के निर्माण में भाग लेता है। इस प्रकार इन स्कोटोएक्टिव प्लांट्स में रात्रि के समय स्टोमेटा के खुलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का मैलेट के रूप में
फिक्सेशन करके वैक्यूल्स में स्थानांतरण कर दिया जाता है तथा प्रातःकाल मैलेट को वैक्यूल से पुनः साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित कर इससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त की जाती है, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है। अतः स्कॉटोएक्टिव प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस दिन के समय सूर्य के प्रकाश में संपन्न किया जाता है, जबकि रात्रि के समय स्टोमेटा के खुलने पर गैसियस एक्सचेंज संभव हो पाता है। इस प्रकार से स्कॉटोएक्टिव ओपनिंग सक्लेंट प्लांट्स में जीरोफिटिक कंडीशन के लिए एक एडेप्टेशन है। इस प्रकार आज हमने देखा कि विभिन्न प्लांट्स में स्टोमेटा किस प्रकार से खुलते एवं बंद होते हैं। फोटोएक्टिव ओपनिंग सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रेरित होती है, जबकि स्कॉटोएक्टिव ओपनिंग अंधकार में सक्लेंट प्लांट्स में पाई जाती है। थैंक यू।